Hello everyone, welcome back again. I'm Aarti Koshik again here with another part of this topic vaccines. एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स के बारे में बात करेंगे और मेरी अपकमिंग वीडियो में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द टॉपिक वैक्सीन। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम कौन कौन सी वैक्सीन्स को स्टडी करने जा रहे हैं। हम दो तरह की वैक्सीन्स यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। पहली वैक्सीन होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड होती है, एक होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, वो डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम इम्यूनोलॉजी में नाम देते हैं पैथोजन। तो कोई भी हमारा पैथोजन है जो या तो लाइव हो सकता है और एटीन्यूएटेड हो सकता है। लाइव मतलब वो जिंदा है बट वो नॉन वायरुलेंट फॉर्म में है, मतलब वो इन्फेक्शन कोज नहीं कर सकता, वो वीक फेज में है। उसके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेगी हमारी बॉडी एज ए फॉरेन बॉडी। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट तो एंटीबॉडी फॉर्म कर देगी बट इन्फेक्शन नहीं होगा। दूसरी होती है इनएक्टिवेटेड और किल्ड, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेक्ट करेंगे किसी भी ह्यूमन बॉडी में बट उसको किल करके इंजेक्ट करेंगे ताकि कोई भी इन्फेक्शन कोज ना हो। दूसरा टाइप होता है जिसमें हम उस पैथोजन से उसका कोई एंडोटॉक्सिन ले लें, कोई एक्सोटॉक्सिन ले लें। ठीक है, या उसका कोई पॉइजन ले लें जो वो सिक्रेट करता है जिसको हम टॉक्सोइड बोलेंगे। ठीक है, या फिर हम क्या ले सकते हैं, उसका कोई पॉलीसेक्राइड ले सकते हैं। अगर वो बैक्टीरिया है तो पॉलीसेक्राइड जो चेन है वो क्या फॉर्म करती है, उसकी सेल वॉल को फॉर्म करती है। ठीक है, या उसका कोई पॉलीसेक्राइड ले सकते हैं, उसका प्रोटीन ले सकते हैं, उसकी कोई प्लाज्मा ले सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या ले रहे हैं, पैथोजन का मैक्रोमोलिक्यूल। तो एक में हमने वैक्सीन बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया और दूसरी फॉर्म में हमने वैक्सीन बनाने के लिए किसको यूज़ किया, मैक्रोमोलिक्यूल्स को। और ये मैक्रोमोलिक्यूल्स किसके हैं, डिजीज कोजिंग पैथोजन के हैं। ठीक है, तो दो तरह से हमारी वैक्सीन बनती हैं जिसमें हम आज स्टडी करने जा रहे हैं किसको, एटीन्यूएटेड, हमारी लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन, टॉक्सॉइड, सब यूनिट इनएक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन के थ्रू जो सब यूनिट वैक्सीन बनती है। सब यूनिट वैक्सीन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, कंजुगेट वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन एंड रिकम्बिनेंट वैक्सीन्स। So one by one we are going to study them. Before studying these vaccines, we need to know कि हमारी बॉडी में जब भी कोई एंटीजन एंटर करता है तो हमारी बॉडी किस किस तरह से रिएक्ट करती है। ये हमें क्यों जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं वैक्सीन्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगी तो मैं ये भी डिस्कस करूँगी कि ये जो वैक्सीन है वो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है। कुछ वैक्सीन्स ऐसी होंगी जो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं। तो यू विल बी कन्फ्यूज्ड कि क्या होता है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और क्या होता है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो उसको समझते हैं। देखो, इम्यून रिस्पॉन्स कैसे जनरेट होता है। सबसे पहले कोई भी एंटीजन आता है। एंटीजन क्या होगा, कोई फॉरेन बॉडी है, उस फॉरेन बॉडी का कोई पॉलीसेकेराइड, कोई प्रोटीन, कोई सीरम, कुछ भी हो सकता है जो एक स्ट्रक्चर रखता है अपने अंदर, चाहे वो कार्बो कोई भी मॉलिक्यूल है वो। ठीक है, तो वो जो एंटीजन है वो क्या है, डिजीज कोजिंग वायरस का है या बैक्टीरिया का या फंगस का, किसी भी पैथोजन का वो एंटीजन हो सकता है, मतलब उसका मॉलिक्यूल हो सकता है, जिसको हमारी बॉडी क्या मानती है, फॉरेन बॉडी मानती है, मतलब कि ये हमारी बॉडी का नहीं है, बाहर से आया है। ठीक है, तो वायरस एंटर करता है हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी की सेल्स में वो रेप्लिकेट करता है। दो तरह की साइकिल शो करता है वायरस, लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल जिसके थ्रू वो क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। अब वो हमारी बॉडी की सेल्स में जब रेप्लिकेट करता है तो हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होती हैं जैसे डेंड्रेटिक सेल्स होती हैं इम्यून सिस्टम में, और टी सेल्स होती हैं। ठीक है, तो जो ये टी सेल्स होती है और डेंड्रेटिक सेल्स होती है इनको हम नाम देते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एपीसी। ठीक है, ये एंटीजन को अपनी जो इनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं उनके पास बाइंड कर लेती हैं और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का काम करती है दूसरी इम्यून सिस्टम की सेल्स के अगेंस्ट उस एंटीजन को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब ये क्या करती हैं, ये टीच करती हैं हेल्पर सीडी पॉजिटिव टी सेल्स को कि वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करे और एक पर्टिकुलर टाइप का साइटोकाइन रिलीज करे। अब जो साइटोकाइन है वो डिफरेंट टाइप्स की सेल्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट करवाते हैं। मतलब डिफरेंट टाइप्स की सेल या तो डिवाइड करके अपना नंबर बढ़ाएंगी या फिर वो क्या करेंगी, उसको किल करेंगी, या फिर क्या करेंगी, वो आगे डेवलप करेंगी, एंटीबॉडी जनरेट करेंगी। तो अलग अलग तरह के साइटोकाइंस यहाँ रिलीज होते हैं।
जिसकी वजह से दो तरह का सेल मतलब इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में जनरेट हो सकता है। एक तरह का जो हमारी बॉडी में, जस्ट अ मिनट, एक तरह का इम्यून रिस्पॉन्स जो हमारी बॉडी में जनरेट होता है उसको बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। दूसरा होता है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में सेल्स एक्टिवेट होती हैं। यहाँ पे साइटोटॉक्सिक्स, टी सेल्स को साइटोटॉक्सिक सेल्स बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सेल्स कुछ ऐसे साइटोकाइन रिलीज करेंगी जो हमारी पैथोजन को किल कर देगा, और उसको ये फैगोसाइटिक एक्टिविटी, फैगोसाइटिक एक्टिविटी क्या होती है, सेल ईटिंग एक्टिविटी, सेल को ईट करने की, उसको इनगल्फ करने की एक्टिविटी के थ्रू वो उसको ईट कर जाएंगी और साइटोकाइंस रिलीज करेंगे जो इन्फेक्टेड सेल्स को किल कर सकता है। एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में बी सेल्स एक्टिवेट होती हैं। बी सेल्स आगे प्रोलिफरेट करती हैं, डिवाइड करती हैं, एक मेमोरी सेल्स में और एक हमारी एंटीबॉडी रिलीजिंग सेल्स जिसको प्लाज्मा सेल्स बोलते हैं उसमें, जिसकी वजह से एंटीबॉडी रिलीज होती है और एंटीबॉडी जाके हमारे पैथोजन से बाइंड हो जाती है और उसको किल करती है। फिर डिफरेंट सेल्स जो डेब्रीज को क्लियर करने का काम करती है वो उसको इनगल्फ कर जाती है। तो ये दो तरह के इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं हमारी बॉडी में। अब समझते हैं हम कि ये दोनों तरह के इम्यून रिस्पॉन्स कैसे कैसे जनरेट होंगे डिफरेंट वैक्सीन्स के थ्रू, क्योंकि हमारा बेसिक यहाँ पे टॉपिक है क्या, वैक्सीन्स, कि अलग अलग हम वैक्सीन्स दे रहे हैं जिसके थ्रू अलग अलग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है ताकि हमारी बॉडी कैपेबल हो पाए किसी एक पर्टिकुलर डिजीज के साथ फाइट करने के लिए। तो सबसे पहली हमारी कौन सी वैक्सीन आती है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। जैसे हमें नाम पता चल रहा है लाइव मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को कोज करेगा। मैंने बार बार एक वर्ड यूज किया है पैथोजन, कि डिजीज को कोज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कॉमनली बोलते हैं पैथोजन। अब ये लाइव है मतलब जिंदा है, बट एटेन्यूएटेड है मतलब वीक है, ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एटेन्यूएट किए जाते हैं। एटेन्यूएट का मतलब है उनकी जो पैथोजेनिसिटी है, पैथोजेनिसिटी क्या है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैपेबिलिटी क्या करने की, डिजीज प्रोड्यूस करने की, उसको यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है उस कैपेबिलिटी को, ठीक है। और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एटेन्यूएट करके किसी भी हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी एटेन्यूएटेड सो दैट दे लूज देयर एबिलिटी टू कोज सिग्निफिकेंट डिजीज, जिसको हम पैथोजेनिसिटी बोलते हैं, बट रिटेन देयर कैपेसिटी फॉर ट्रांसिएंट ग्रोथ, पर हमारे अंदर वो ग्रो करेगा क्योंकि हम एज अ होस्ट है उसके लिए, और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी रिलीज करेगी, ठीक है। तो इस टाइप की वैक्सीन की एडवांटेज क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है जैसे एक पर्टिकुलर डिजीज में होता है, उसी तरह हमारा रिस्पॉन्स करता है इम्यून सिस्टम इस केस में, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस भी होते हैं, थोड़ा फीवर भी होता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम लो फील करता है, ठीक है। और यहाँ पे हम जितने भी टाइम अर्थ पे जिंदा है तब तक उस पर्टिकुलर वायरस और बैक्टीरिया या फंगस के अगेंस्ट हमारी बॉडी इम्यून हो जाती है। तो ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। डिसएडवांटेज क्या है कि ऐसी वैक्सीन्स को हमें रेफ्रिजरेशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि हायर टेम्परेचर पे वो म्यूटेट हो सकती हैं और अपनी वायरुलेंट फॉर्म कर सकती हैं, ठीक है। अब सब एग्जाम्पल की बात करें लाइव एटेन्यूएट वैक्सीन की, तो सबसे पहली ऐसी वैक्सीन वैक्सीनिया वायरस के अगेंस्ट मतलब काउ पोक्स के लिए वैक्सीन बनाई गई थी और ये एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। कौन कौन सी ऐसी डिजीज हैं जिसके अगेंस्ट हम लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन बनाते हैं, मिसेल्स के अगेंस्ट, मम्प्स, पोलियो के अगेंस्ट सेबिन वैक्सीन, रोटा वायरस के अगेंस्ट, रूबेला के अगेंस्ट, ट्यूबरक्लोसिस, वेरिसेला जेस्टर और येलो फीवर के अगेंस्ट हम लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन बनाते हैं। अब इसी से क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी डिजीजेस के लिए हम कौन सी वैक्सीन बनाते हैं, कौन सी एक्टिव इम्यूनिटी देती है, कौन सी पैसिव इम्यूनिटी देती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैक्सीन्स। देखो पोलियो वैक्सीन्स दो तरह की होती हैं, एक स्टार्क और सेबिन। जो सेबिन हमारी है वो लाइव एटेन्यूएटेड है, पर जो स्टॉक है वो इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन है, ठीक है। इनएक्टिवेटेड किल्ड है, दोनों अलग अलग तरीके से बनाई गई है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पोलियो वायरस को किल कर रहे हैं, इसमें हमारा पोलियो वायरस जिंदा है बट वो क्या है, इनएफेक्टिव है, ठीक है। तो जो सेबिन पोलियो वैक्सीन है उसके 3 स्ट्रेन हम प्रोड्यूस करते हैं और वो अलग अलग टाइम पे दी जाते हैं।
शुगर क्यूब्स या शुगर लिक्विड में डिसॉल्व करके बच्चों को ओरली दिए जाते हैं। ये ओरली दिए जाते हैं, इंजेक्टेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एटीन्यूएटेड वायरस होता है सेबिन वैक्सीन के अंदर, वो इंटेस्टाइन में कॉलोनी बनाता है और प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है तीनों स्ट्रेन के अगेंस्ट। ठीक है, जो वायरुलेंट पोलियो वायरस है उनके 3 स्ट्रेन होते हैं, उन तीनों स्ट्रेन के अगेंस्ट एक प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी यहाँ पे जनरेट होती है। तो क्या करती है जो सेबिन वैक्सीन हैं, वो इंटेस्टाइन के अंदर से इम्यूनोग्लोबिन ए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी इस पोलियो वायरस के अगेंस्ट एक इम्यूनिटी एक्वायर कर लेती है। ये इम्यूनोग्लोबिन एम को भी सिक्रेट करवाती है, इम्यूनोग्लोबिन जी को भी सिक्रेट करवाती है, और इसकी सिंगल डोज ही काफ़ी होती है। बट इसके लिए हम बूस्टर भी यूज़ करते हैं, क्योंकि जो 3 स्ट्रेन होते हैं एटीन्यूएटेड पोलियो वायरस के, वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर जाते हैं इंटेस्टाइन में रेप्लिकेशन के टाइम पे, इसलिए हम इसके बूस्टर्स डोजेस भी हम देते हैं। तो डिफरेंस को स्टडी करें तो हमारी पोलियो वैक्सीन है वो इनएक्टिवेटेड और किल्ड है। ठीक है, इसको हम इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शंस के थ्रू देते हैं, इसको ओरली देते हैं। ये डेवलप्ड कंट्रीज में दी जाती है, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया में सेबिन वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, ये प्रिवेंट करती है स्प्रेड वाइल्ड पोलियो वायरस का, नर्वस सिस्टम में नहीं जा पाता हमारा जो पोलियो वायरस है। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो लिमिटेड करती है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होता तो है इंटेस्टाइन में, बट लिमिटेड मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये फीकल ट्रांसमिशन जो हमारी फीकल ट्रांसमिशन के थ्रू ये चांसेस को रिड्यूस कर देती है। यहाँ पे वैक्सीन शेड नहीं होती स्टूल में, पर यहाँ पे स्टूल्स में वो निकलती है, क्योंकि हम उसको ओरली दे रहे हैं, तो वो इंटेस्टाइन में जाएगी, इंटेस्टाइन में जाएगी तो पूरी गट में हमारी होती हुई वो फीकल मैटर के थ्रू क्या जाएगी, बाहर जाएगी। ठीक है, तो सेबिन वैक्सीन इंडिया में दी जाती है ओरली। ये चीप है और ईजिली अवेलेबल है, पर जो हमारी सोक वैक्सीन है जो कि इंजेक्टेबल है, इंजेक्शंस के थ्रू दी जाती है, ये एक्सपेंसिव है, इसमें नीडल सिरिंज की जरूरत होती है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, पर इसके साइड इफेक्ट हैं सेबिन वैक्सीन के। यहाँ पे वैक्सीन पैरालिसिस कर सकती है कुछ केसेस में, बट वो केसेस बहुत ही रेयर है। तो अब हम बात करते हैं इनएक्टिवेटेड एंड किल वैक्सीन की, जिसका एक एग्जांपल हमने पोलियो वैक्सीन साक का लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा पैथोजन है, पैथोजन क्या होते हैं, डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजेंस बोलते हैं, उनको इनएक्टिवेट किया जाता है। अब उनको इनएक्टिवेट हीट के थ्रू किया जाता है या फिर केमिकल्स के थ्रू किया जाता है। अब यहाँ पे भी एक दिक्कत आती है कि अगर हम उसको हीट के थ्रू इनएक्टिवेट कर रहे हैं, तो जो हमारा पैथोजन है उसका स्ट्रक्चरल डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें ऐसे ही एपिटोप्स यहाँ पे हीट के थ्रू इनएक्टिवेट करने होते हैं, जिनका प्रोटीन स्ट्रक्चर हायर ऑर्डर का है, जैसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, लूप स्ट्रक्चर है, जिसपे हीट का इफेक्ट नहीं होगा और प्रोटीन जो है हमारा वो डीनेचर नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम उसको किल क्यों कर रहे हैं, ताकि वो हमारे होस्ट के अंदर रेप्लिकेट ना कर पाए, इसलिए हम उसको किल कर रहे हैं। ठीक है, तो जो केमिकल इनएक्टिवेशन है उसमें फ़ायदा होता है, उसको हम फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ करके करते हैं, या फिर बहुत सारे एल्कलाइलेटिंग एजेंट्स का यूज़ करके हम यहाँ पे केमिकल इनएक्टिवेशन करते हैं किसी भी पैथोजन का। एग्जाम्पल की बात करें, साग पोलियो वैक्सीन जिसकी अभी हमने बात करी, इसकी डिसएडवांटेज क्या है? इसकी डिसएडवांटेज ये हैं कि जो हमारी किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है उसके रिपीटेड बूस्टर्स चाहिए होते हैं। जैसे आपने देखा है इंडिया में पोलियो वैक्सीन को ओरली दिया जाता है 5 साल तक। ठीक है, तो वहाँ पे रिपीटेड बूस्टर्स देने होते हैं। ये प्रीडोमिनेंटली ह्यूमरल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, जिसमें हमारी बी सेल्स एक्टिवेट होती है और एंटीबॉडी रिलीज करती हैं, वो रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड में क्यों डिस्कस किया सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है वो ह्यूमरल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है, और वो क्या होता है हमें क्लियर है कि यहाँ पे बी सेल्स एक्टिवेट होती हैं जो एंटीबॉडी रिलीज करती हैं। ठीक है, जो इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन हैं वो लेस इफेक्टिव होती हैं एज कम्पेयर टू एटीन्यूएटेड वैक्सीन के, क्योंकि एटीन्यूएटेड वैक्सीन हमारी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं, जिसमें साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एक्टिवेट होती हैं। ठीक है, अब जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एक्टिवेट होती हैं तो वहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन ए सिक्रेट होता है इंटेस्टाइन के अंदर।
एडवांटेज क्या है इन एक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन की? ये स्टेबल होती हैं, सेफ होती हैं, ठीक है, लाइव वैक्सीन के कंपैरिजन में। इनको ना स्टोरेज की जरूरत पड़ती, ना हमें ये डर होता कि कुछ टाइम के बाद ये वायरुलेंट फॉर्म ले लेंगी। इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, डेथ के चांसेस कम होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कोलेरा के लिए हम इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन बनाते हैं, इन्फ्लुएंजा के लिए हेपेटाइटिस ए, प्लेग, पोलियो, साक वैक्सीन एंड रेपिस, इन सब के लिए हम इनएक्टिवेटेड एंड किल्ड वैक्सीन बनाते हैं। याद रहे इंडिया में सेबिन वैक्सीन यूज़ की जाती है पोलियो के लिए, जो कि एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सब यूनिट वैक्सीन की। देखो, जैसे नाम से हमें पता चल रहा है सब यूनिट किसकी होंगी? किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। तो ऐसी वैक्सीन्स जो कंसिस्ट करती हैं कुछ स्पेसिफिक या प्योरीफाइड मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म, किसी भी पैथोजन से निकाली हुई मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म। मैक्रोमोलिक्यूल्स में हमारे न्यूक्लिक एसिड्स भी आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आता है, प्रोटीन्स आते हैं, फैट्स आते हैं, ठीक है, ये सब हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो किसी भी पैथोजन का कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल हम निकाल सकते हैं और उससे वैक्सीन्स बना सकते हैं, इसीलिए इसको नाम बोला गया है सब यूनिट वैक्सीन्स। 3 फॉर्म है सब यूनिट वैक्सीन्स की जिसको आज करंटली यूज में लिया गया है। सबसे पहली है इनएक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन और टॉक्सोइड्स, इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ टॉक्सिन जो भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है। कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड, मैंने बोला था कि पॉलीसेकेराइड से मिलकर सेल वॉल बनी होती है बैक्टीरिया की, उसको निकाल के उसको कैप्सुलेटेड किया जाता है और फिर किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल में इंजेक्ट किया जाता है। रिकम्बिनेंट प्रोटीन एंटीजेंस, उनके प्रोटीन एंटीजेंस को रिकम्बिनेंट किया जाता है कैरियर प्रोटीन्स के साथ। तो यहाँ पे इनएक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन्स कौन कौन सी बीमारी के लिए यूज़ किए जाते हैं एज अ वैक्सीन? हेपेटाइटिस बी के लिए, पर्ट्यूसिस और स्ट्रिप्टोकोकल न्यूमोनिया के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एडवांटेज क्या है? ये स्पेसिफिक एंटीजन जनरेट करती हैं और एडवर्स रिएक्शन की जो यहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं, मतलब कि हमारा इम्यून जो रिस्पॉन्स है वो स्पेसिफिकली एक्ट कर पाता है, हमें पता होता है कि किस बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ब्रॉड क्लास जो है इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट ना हो के स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। अब बात करते हैं टॉक्सोइड की। कुछ टॉक्सोइड भी वैक्सीन की फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। क्या किया जाता है? बैक्टीरिया का एक्सोटॉक्सिन हम प्योरीफाई करते हैं और उसको फॉर्मल्डिहाइड के थ्रू इनएक्टिवेट करते हैं ताकि हमारी बॉडी में जाके वो एक वायरुलेंट रिस्पॉन्स शो ना करे और हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज ना करे, और इन्हीं को हम बोलते हैं टॉक्सोइड। और ये टॉक्सोइड कौन सी पर्टिकुलर बीमारियों के लिए यूज़ किए जाते हैं? डिप्थेरिया और टेटनस के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारे डिप्थेरिया है और टेटनस को कोज करने वाले बैक्टीरिया हैं वो हमारे एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ करते हैं। अगर वो रिलीज़ करते हैं तभी हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं एज ए टॉक्सोइड, अगर वो नहीं रिलीज़ करते तो हम कैसे यूज़ कर पाते? तो उनके एक्सोटॉक्सिन्स को हम इनएक्टिवेटेड फॉर्म में यूज़ करते हैं। ये इंड्यूस करते हैं एंटी टॉक्सोइड एंटीबॉडीज़, हमारी बॉडी में कौन सी बॉडी फॉर्म करते हैं? एंटी टॉक्सोइड एंटीबॉडीज़ फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से वो टॉक्सिन के साथ बाइंड कर पाती है और उनके इफेक्ट को ख़त्म कर पाती हैं, न्यूट्रलाइज कर पाती हैं। इसकी एडवांटेज ये है कि कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो इम्यूनाइज्ड हो जाता है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक इम्यूनिटी जनरेट होती है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल पॉलीसेकेराइड्स। कैप्सूल्स आर यूज्ड एज वैक्सीन्स। बैक्टीरिया के पॉलीसेकेराइड को एक्सट्रैक्ट करके उसको कैप्सुलेट करके किसी हेल्दी इंडिविजुअल में इंजेक्ट करना एक इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? द वायरुलेंस ऑफ सम पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वायरुलेंस का मतलब है कि कितना ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स वो जनरेट कर सकते हैं, कितनी एडवर्स कंडीशन वो किसी पेशेंट की कोज कर सकते हैं, वो है उनकी वायरुलेंस। मतलब कितना मतलब अफेक्ट वो जनरेट कर सकते हैं, कितना डैमेज वो कर सकते हैं किसी होस्ट में, वो उनकी वायरुलेंस है। वो डिपेंड करती है उनकी एंटीफेगोसिटिक प्रॉपर्टीज़ पे। एंटीफेगोसिटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? हमारी बॉडी में मैक्रोफेजेस होती हैं, नेचुरल किलर सेल्स होती हैं और टीसी सेल्स होती हैं। टीसी मतलब साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, मैक्रोफेजेस नेचुरल किलर सेल्स। ये तीनों ही सेल्स क्या शो करती हैं? फेगोसिटिक एक्टिविटी।
मतलब कोई भी डैमेज सेल्स है, फॉरेन बॉडी है, उसको इनगल्फ कर लेती हैं ये सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करके, और अपने हाइड्रोलाइटिक या प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सिक्रेट करके उसको किल कर देती हैं ये। पर जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और कोट होता है सेल वॉल का, और उसके बाहर एक होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन का, पॉलीसेकेराइड की कोटिंग होती है, जो उनको एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करती है और एंटीफेगोसिटिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इन कैप्सूल्स की, या हम बोले कि इन पॉलीसेकेराइड्स की, जो हाइड्रोफिलिक पॉलीसेकेराइड्स हैं, इनकी कैपेबिलिटी क्या है, एंटीफेगोसिटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, मतलब ये हमारी बॉडी में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं और इजीली इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी भी बैक्टीरिया के कैप्सूल को निकाल के उसको पहले कोटिंग करते हैं, उसकी कोटिंग ऑफ कैप्सूल विद द एंटीबॉडीज़ के साथ उसकी कोटिंग कर ली, या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के साथ उसकी कोटिंग कर ली, जिसकी वजह से जो मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स हैं, उनकी जो एबिलिटी है उसको फेगोसाइट करने की, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करने की, वो बढ़ जाती है। ठीक है, और हमारी बॉडी में एक अच्छा खासा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसकी एबिलिटी नहीं होती TCH सेल्स, मतलब टी सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट करने की। ये बी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है, जो कि एक थाइमस इंडिपेंडेंट टाइप 2 मैनर का रिस्पॉन्स होता है, जिसकी वजह से इम्यूनोग्लोबिन M जनरेट होता है, बट यहाँ पे क्लास स्विचिंग नहीं हो पाती। क्लास स्विचिंग का मतलब ये है कि और हमारी दूसरी एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाती, और ना ही एफिनिटी मैचुरेशन हो पाता है बी सेल्स का, और बहुत कम अमाउंट में मेमोरी सेल्स बनती हैं, तो ये इतना अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाता। बैक्टीरियल पॉलीसेकेराइड का यूज़ करके हम स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनियाई, जो न्यूमोनिया कोज करता है, और नाइसीरिया मेनिंगिस के अगेंस्ट हम क्या करते हैं, वैक्सीन जनरेट कर पाते हैं। अब नेक्स्ट है पैथोजन प्रोटीन्स। कुछ पैथोजन के प्रोटीन्स को भी हम रिकम्बिनेंट टेक्निक के थ्रू मैन्युफैक्चर करते हैं, और उनको हेल्दी इंडिविजुअल्स में इंजेक्ट करके हम एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवाते हैं। तो हम पैथोजन प्रोटीन्स को भी एज ए वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं। कैसे, देखो, कोई भी जीन जो इनकोड, यहाँ पे जनरल नहीं है, ये जीन है, सॉरी इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक। तो कोई भी जीन जो इनकोड कर रहा है कोई भी इम्यूनोजेनिक प्रोटीन, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन कौन, जो भी इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करे, उसको हमने निकाल लिया, क्लोन कर दिया। क्लोन करने का मतलब है उसकी बहुत सारी कॉपी फॉर्म कर दी। कॉपी कहाँ पे बनेंगी, प्लाज्मिड के अंदर। ठीक है, उसकी कॉपी फॉर्म कर दी और उसको एक्सप्रेस करवाया, किसमें, बैक्टीरिया में। कैसे एक्सप्रेस करवाएगा, प्लाज्मिड को इन्फेक्ट करवा देंगे प्लाज्मिड के थ्रू बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड डिवाइड करेगा तो बहुत सारी कॉपी फॉर्म होंगी, और वो एक्सप्रेस करेगा बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में भी कर सकता है, ईस्ट सेल में भी कर सकता है, मैमेलियन सेल में भी कर सकता है। और इसके लिए हमें किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो बहुत सारे जीन्स हैं जो सरफेस एंटीजन को इनकोड करते हैं, और वायरल बैक्टीरिया और प्रोटोजोन पैथोजेंस फॉर्म करते हैं, उनको भी हम क्लोन कर सकते हैं, और किसी भी ईस्ट मैमल्स या बैक्टीरिया की सेल में उनको एक्सप्रेस करवा के हम एक्सप्रेस्ड एंटीजन को निकाल के रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू एक वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं। ऐसा किसके लिए किया जाता है, हेपेटाइटिस B वैक्सीन और मलेरिया वैक्सीन के लिए ऐसा किया जाता है। सबसे पहली ऐसी वैक्सीन जो अप्रूव हुई थी ह्यूमन यूज़ के लिए, वो हेपेटाइटिस B वैक्सीन थी। इसको हमने सरफेस एंटीजन, जो हमारे हेपेटाइटिस B वायरस है उसके सरफेस एंटीजन को कोड करने वाले जीन HBsAg को क्लोन करके बनाई थी। इस जीन को हमने सबसे पहले क्लोन किया, फिर उसके बाद ईस्ट, जो हमारी ईस्ट सेल थी उसमें इसको एक्सप्रेस करवाया, फिर ईस्ट सेल्स को हमने लार्ज फर्मेंटर में क्या करवाया, रिकम्बिनेंट करवाया, जिसकी वजह से जो HBsAg था वो अक्यूमुलेट होने लग गया सेल्स में। अब जो ईस्ट सेल्स हैं उनको हमने निकाला, उनको डिस्ट्रप्ट किया, और रिकम्बिनेंट जो HBsAg है उसको निकाल के, उसको प्योरीफाई करके बायोकेमिकल टेक्निक्स के थ्रू हमने इसको इंड्यूस किया ह्यूमन बींग्स में, और ह्यूमन बींग्स में इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी। इसलिए सबसे पहली ऐसी वैक्सीन जो इस टेक्निक के थ्रू बनी वो हेपेटाइटिस B वैक्सीन है।
मलेरिया के केस में भी हम क्या करते हैं, मलेरिया के केस में भी हम पैथोजेंस के प्रोटीन्स का यूज़ करके मलेरिया वैक्सीन बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंजुगेट वैक्सीन। यहाँ पे हमें पिछली स्लाइड की वो बात याद रखनी है कि जो हमारी पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, ये पॉलीसेकेराइड वैक्सीन्स हैं, इनकी क्या डिसएडवांटेज है, क्योंकि जब पॉलीसेकेराइड वैक्सीन्स की डिसएडवांटेज सामने आई तभी हमें एक नीड दिखाई दी कि हम कंजुगेट वैक्सीन्स को डेवलप करें। ठीक है, तो हमें पता है कि बैक्टीरियल पॉलीसेकेराइड जो वैक्सीन्स हैं उनकी इनएबिलिटी होती है कि वो टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट करें। वो एक्टिवेट करती हैं बी सेल्स को इन थाइमस इंडिपेंडेंट टाइप 2 मैनर में, जिसकी वजह से इम्यूनोग्लोबिन एम प्रोड्यूस होता है और बहुत कम क्लास स्विचिंग होती है और बहुत कम एफिनिटी मैचुरेशन होता है और बहुत कम डेवलपमेंट होती है मेमोरी सेल्स की। इट इज़ क्लियर। अब हम बात करते हैं कंजुगेट वैक्सीन की। इसीलिए इस डिसएडवांटेज की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स ने रिपोर्ट किया कि जो इंडक्शन है इम्यूनोग्लोबिन ए सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स का ह्यूमन के केस में, वो रिसीव करता है सबक्यूटेनियस इम्यूनाइजेशन। सबक्यूटेनियस मतलब स्किन के थ्रू जो इम्यूनाइजेशन होता है, किसमें, न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन में। इस केस में हमें पता है कि जो टी हेल्पर सेल्स हैं वो रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करती हैं। ठीक है, तो वैक्सीन जो है वो किसको एक्टिवेट करेगी, इम्यूनोग्लोबिन ए स्पेसिफिक मेमोरी बी सेल्स को। बट जैसे कि बैक्टीरिया, उसके पास पॉलीसेकेराइड भी है और प्रोटीन एपिटोप भी है। ठीक है, तो वो प्रोटीन एपिटोप किसको एक्टिवेट करेंगे, टी एच सेल्स को, जिसकी वजह से दोबारा से क्लास स्विचिंग होगी और मेमोरी सेल्स फॉर्म होगी। इसीलिए हमें यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ी, कंजुगेट वैक्सीन की जरूरत पड़ी। तो एक कंजुगेट वैक्सीन बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एंटीजन को कंजुगेट करवाया एक प्रोटीन कैरियर्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी में, टाइप बी के केस में जो मेजर कोज है बैक्टीरियल मेनिंगेटस का, वो चिल्ड्रन के अंदर 5 साल की एज से कम में ऐसा होता है कि टाइप बी कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड कोवलेंटली लिंक हो जाता है प्रोटीन कैरियर के साथ। प्रोटीन कैरियर क्या, टेटनस टॉक्सॉइड। क्या, टेटनस टॉक्सॉइड यहाँ पे एक प्रोटीन कैरियर होता है। तो जो पॉलीसेकेराइड प्रोटीन कंजुगेट हो रहा है वो मोर इम्यूनोजेनिक है देन द पॉलीसेकेराइड एलोन, क्योंकि ये किसको एक्टिवेट करवा रहा है, टी एच सेल्स को, जिसकी वजह से इम्यूनोग्लोबिन एम से इम्यूनोग्लोबिन जी की क्लास स्विचिंग हो पाती है और ये मेमोरी बी सेल्स भी जनरेट कर पाती हैं। तो ये हमारा एक बेटर ऑप्शन होता है किसका, हमारी कंजुगेट वैक्सीन का। अब हम बात करें तो एक पॉलीसेकेराइड ऐसा है जो कंजुगेट वैक्सीन की तरह ही एक्ट करता है और बहुत सारी फंगस के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जो क्या है, बीटा ग्लूकेन। बीटा ग्लूकेन जो है हमारा ब्राउन एल्गा से ऑब्टेन किया जाता है और इसको जब हम कंजुगेट करते हैं डिप्थेरिया टॉक्सोइड के साथ, तो ये माइस के अंदर और फिर इसको माइस के अंदर या रैबिट के अंदर जब इंजेक्ट करते हैं तो माइस और रैबिट के अंदर ये बहुत सारी डिजीजेस, मतलब सॉरी, दो हमारी यहाँ पे पैथोजेंस के अगेंस्ट ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और दो पैथोजेंस कौन से हैं, एस्परगाइलस फ्यूमिगेटस और कैंडिडा एल्बिकेंस। तो ये जो फाइंडिंग्स है ये हमें ये बताती हैं कि जब एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रेज की गई किसके अगेंस्ट, बीटा ग्लूकेन के अगेंस्ट, तो उसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब हम यहाँ पे दो टॉक्सिन्स को कंजुगेट करके इंजेक्ट कर रहे हैं तो वो एक से ज़्यादा डिजीजेस या एक से ज़्यादा पैथोजन के अगेंस्ट क्या कर रहा है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो कंजुगेट वैक्सीन्स जो हैं वो क्या हैं, कंजुगेट वैक्सीन्स हमारे अंदर एक अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर पाती हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीवेलेंट वैक्सीन्स। मल्टीवेलेंट वैक्सीन्स बनाई जाती हैं टी और बी सेल रिस्पॉन्स दोनों को एक साथ जनरेट करने के लिए, मतलब टी सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स और ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स दोनों ही एक साथ जनरेट करने हैं। ठीक है, इसी पर्पज से मल्टीवेलेंट वैक्सीन्स डेवलप की गई हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे एक अप्रोच होता है सॉलिड मैट्रिक्स एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनाने का, जिसको हम SMAA बोलते हैं। SMAA सॉलिड मैट्रिक्स एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स। A भी एंटीबॉडी होती है, AG एंटीजन होता है। ठीक है,
इसको हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के साथ एक पर्टिकुलर सोलिड मैट्रिक्स पे क्या करते हैं, अटैच करते हैं। ये हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। इसको हम क्या करेंगे, एक सोलिड मैट्रिक्स, जो ये बीच में सर्कल दिख रहा है आपको, ये सर्कल क्या है, ये सर्कल हमारा सोलिड मैट्रिक्स है। ठीक है, इस सोलिड मैट्रिक्स से इसको क्या करेंगे, अटैच करेंगे एंड फिर इसको सेचुरेट करेंगे एक डिज़ायर्ड एंटीजन के साथ। इसको सेचुरेट किया, यहाँ पे जो बाइंड करेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के साथ, वो एक डिज़ायर्ड एंटीजन बाइंड करेंगे। पहले तो हमने क्या किया, एक सोलिड मैट्रिक्स लिया, सोलिड मैट्रिक्स से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को बाइंड किया। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के ऊपर हमने क्या लगा दिया, एक एंटीजन लगा दिया। ठीक है, एक एंटीजन हमने यहाँ पे उस पर लगा दिया। अब जो रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स है उसको हम एज ए वैक्सीन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बाय अटैचिंग मल्टीपल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टू द सॉलिड मैट्रिक्स, ये पॉसिबल है कि हम यहाँ पे पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स का मिक्सचर भी बाइंड कर सकते हैं। और इम्यूनोडोमिनेंट जो एपिटोप्स हैं, किसके एपिटोप्स, टी सेल और बी सेल्स के एपिटोप्स हैं, वो भी हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। देखो, हमने क्या लिया, एक सोलिड मैट्रिक्स लिया, सोलिड मैट्रिक्स से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को बाइंड किया और बी सेल और टी सेल्स को मेडिएट करने वाले, मतलब इनको एक्टिवेट करवाने वाले एंटीजन्स को एंटीबॉडी के साथ बाइंड करके एंटीबॉडी को हमने क्या कर दिया, सेचुरेट कर लिया। अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया है। ये कॉम्प्लेक्स क्या है, सोलिड मैट्रिक्स एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। इसमें एंटीबॉडी भी है और एंटीजन कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, इसको अगर हम इंजेक्ट करते हैं किसी भी ह्यूमन बींग्स में, तो वो एक मल्टीवेलेंट कॉम्प्लेक्स की तरह एक्ट करता है और एक अच्छा खासा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है बाय एक्टिवेटिंग टी सेल्स एंड बी सेल्स इम्यून रिस्पॉन्स। दूसरा यहाँ पे तरीका होता है जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीवेलेंट वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं डिटर्जेंट का यूज़ करके। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली एक हमारे पास प्रोटीन मिसल्स हैं। ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, ये प्रोटीन मिसल्स है। ठीक है, प्रोटीन के झाग जैसे होते हैं, ऐसे ही प्रोटीन मिसल्स। एक लिपोसोम है हमारे पास और एक है हमारे पास ISCOM। इसको बोला जाता है इम्यूनो स्टिमुलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस। इम्यूनो स्टिम्युलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस। तो ये क्या है, इसकोम मतलब इम्यूनो स्टिमुलेटिंग कॉम से कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमारे पास यहाँ पे हैं। इन सबको हम किसके साथ, एक्सट्रैक्टेड एंटीजन और एंटीजन पेप्टाइड्स के साथ प्रिपेयर करते हैं। देखो, इस पे भी एंटीजन बाइंड हो रखा है रेड कलर में और इसके बीच में एंटीजन बाइंड हो रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जो मिसल्स हैं और जो लिपोसोम है, उनमें जो हाइड्रोफिलिक रेजिड्यू है, वाटर लविंग जो रेजिड्यू है एंटीजन का, वो बाहर की तरफ है। मतलब रेड जो आपको दिख रहा है वो विजिबल हो रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा हाइड्रोफिलिक रेजिड्यू, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग किसका, एंटीजन का, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। लिपोसोम में भी और मिसल्स में, दोनों में हाइड्रोफिलिक एंटीजन आउटवर्ड डायरेक्शन में है। बट इसको में देखें तो बीच में रेड कलर दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग हमारा जो एंटीजन है वो कहाँ पे है, बीच में है, सेंटर में है। ठीक है, और जो फैटी एसिड जो हमारी हाइड्रोफोबिक टेल है वो बाहर की तरफ है। ठीक है, तो इसको लिपोसोम तो डिलीवर कर सकते हैं किसको, एंटीजन को सेल के अंदर, मतलब इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं, इंट्रासेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स वो जनरेट कर सकते हैं। एंडोजीनियस, ऐसे एंडोजीनियस एंटीजन जो सेल के अंदर जाते हैं, उनको ये क्या कर रहे हैं, मिमिक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, साइटोसोलिक पाथवे को एक्टिवेट करेंगे बाय एक्टिवेटेड MHC1 क्लास 1 कॉम्प्लेक्स को, और एक सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स ये यहाँ पे जनरेट करेंगे। मेम्ब्रेन प्रोटीन बहुत सारे पैथोजन से, इन्फ्लुएंजा वायरस से हम एक पैथोजन को ले सकते हैं, मिसेल्स वायरस से ले सकते हैं, हेपेटाइटिस बी से ले सकते हैं, ठीक है, या फिर HIV वायरस से ले सकते हैं। इन सब से हम एक मेम्ब्रेन प्रोटीन को लेके और इस कोम के थ्रू या फिर लिपोसोम और मिसल्स के थ्रू इंजेक्ट करवा के क्या कर सकते हैं, एक इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट करवा सकते हैं बाय साइटोसोलिक पाथवे, और एक सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है DNA वैक्सीन्स।
डीएनए वैक्सीन के केस में पहले हम समझते हैं कि कैसे वैक्सीन बनाई जाती हैं, फिर उनका समझेंगे कि वो कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। हम पहले किसी भी पर्टिकुलर जो भी हमारा वायरस बैक्टीरिया जो भी हमारे पास है उसका जीनोमिक आरएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे उससे। देयर आर डिफरेंट मेथड्स एक्सट्रैक्शन के, कैसे मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे हम, प्रोटियोलाइटिक लेवेज करेंगे, फिर आरएनए को निकालेंगे, फिर आरएनए को हम डीएनए में कन्वर्ट करेंगे बाय हमारा रेट्रोवायरल रेप्लिकेशन के थ्रू। ठीक है, फिर जेनेटिक सीक्वेंस जो है वो डीएनए से हमें पता चल जाता है, जनरेट कर लेंगे सीक्वेंस को। फिर जो जीन्स है एंटीजेनिक प्रोटीन के, उसको हम क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे, मतलब उसकी क्लोनिंग करेंगे। अब जो क्लोनिंग करने के बाद जो एम्पलीफाई फ्रेगमेंट है इस पर्टिकुलर एंटीजन प्रोटीन का, उसको मेमेलियन एक्सप्रेशन वेक्टर में, कोई भी वेक्टर, प्लाज्मिड, ईस्ट, कोई भी बैक्टीरियल वेक्टर, कोई भी वेक्टर हम यहाँ पे लेंगे और उसको उसमें एक्सप्रेस करवाएंगे। अब जो प्लाज्मिड कैरी कर रहा है टारगेट जीन को, उसको लार्ज क्वांटिटी में बैक्टीरिया के अंदर ग्रो करवाएंगे। फिर जो ट्रांसजेनिक प्लाज्मिड है उसको प्योरीफाई करके एक होस्ट में हम इंजेक्ट करेंगे एज अ वैक्सीन। फिर जहाँ पे एंटीजन का एक्सप्रेशन होगा और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा और हमें पता चल जाएगा कि ये वैक्सीन अब सूटेबल है ह्यूमन इंजेक्शन के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है डीएनए वैक्सीन के थ्रू। अब यहाँ पे देखिए कि जीन है फॉर एंटीजेनिक प्रोटीन, किसी एंटीजन प्रोटीन के लिए यहाँ पे जीन है जो प्लाज्मिड वैक्सीन के अंदर है। अब इस प्लाज्मिड वैक्सीन ने हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कोज किया, जिसकी वजह से एंटीजेनिक प्रोटीन येल्ड हुआ, एंटीजेनिक पेप्टाइड्स निकले। अब ये जो एंटीजन वैक्सीन है ये दो तरीके से एक्ट कर सकते हैं, या तो वो MHC1, जो हमारी MHC1 क्लास पाथवे है उसके थ्रू एंडोजीनियस एंटीजन के तरह एक्ट करें। यहाँ पे ये एंडोजीनियस एंटीजन की तरह एक्ट कर रहे हैं जो इंट्रासेलुलर पाथवे को एक्टिवेट करवा रहा है, मतलब टी सेल एक्टिवेशन यहाँ पे हो रहा है। या फिर ये MHC क्लास सेकंड के थ्रू एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे, जिसकी वजह से हमारा ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो ये दो तरह से एक्ट कर सकते हैं, तो सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो या ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो। सेलुलर में हमारी टी सेल्स होंगी, यहाँ पे बी सेल्स एक्टिवेट होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी, जिसकी वजह से एंटीजन बाइंड करेगा, ट्रिगर करेगा साइटोकाइन के रिसेप्टर्स को, क्योंकि साइटोकाइंस को रिलीज करेंगी। जैसे ही हमारे यहाँ पे साइटोकाइन रिसेप्टर्स रिलीज होते हैं TH1 साइटोकाइंस, तो हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं। तो यहाँ पे हेल्पर टी सेल्स जब एक्टिवेट होंगी तो वो क्या करेंगी, एंटीजन को बाइंड करेंगी और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट करवा देंगी बाय सिक्रेटिंग सम साइटोकाइंस, जिसकी वजह से साइटोटॉक्सिक टी सेल्स दोबारा से डिवीजन करेंगी और अटैक करेंगी सेल्स के ऊपर। ठीक है, कुछ मेमोरी सेल्स बन जाएंगी, कुछ उस पैथोजेंस को किल कर देंगी। दूसरा इम्यून रिस्पॉन्स क्या था, जिसमें हमारी हमारी MHC जो क्लास सेकंड कॉम्प्लेक्स है वो एंटीजन को प्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ पे भी हेल्पर टी सेल्स ही एक्टिव होंगी, पर यहाँ पे TH1 सेल्स एक्टिवेट हो रही थी और यहाँ पे TH2 सेल्स एक्टिवेट हो रही हैं। TH2 सेल्स एक्टिवेट होने की वजह से वो डिफरेंट टाइप के साइटोकाइन सिक्रेट करती हैं, जैसे इंटरलूकिन 4, इंटरलूकिन 5, इंटरलूकिन 10। ठीक है, और इस केस में इंटरलूकिन 2, इंटरलूकिन 12, इंटरफिरोन गामा, ये सब सिक्रेट हो रहा था, जिसकी वजह से ये वाला रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटीजन बाइंड कर रहा है और बहुत सारी एंटीबॉडी रिलीज करवा रहा है बी सेल से। कुछ एंटीबॉडीज बन जाएंगी, कुछ बी सेल्स मेमोरी सेल्स बन जाएंगी, जिसकी वजह से वो पैथोजन को किल करेंगे। तो ये दो तरह से एक्ट करता है। अगर हमारा जो प्लाज्मिड का प्रोटीन है वो MHC क्लास 1 को अगर एक्टिवेट करवाता है, तो यहाँ पे हमारी TH1 साइट हेल्पर सेल्स एक्टिवेट होती हैं और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट करवाती हैं। अगर हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स MHC क्लास 2 के थ्रू एंटीजन को प्रेजेंट करती हैं, तो हेल्पर टी सेल्स यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होके हेल्पर TH2 सेल्स को जनरेट करती हैं, जो अलग तरह के साइटोकाइंस रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से बी सेल्स एक्टिवेट होती हैं और ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। वैक्सीन को हम किसी डिजीज़ के लिए यूज़ नहीं कर पाए हैं अभी तक, ये क्लिनिकल टेस्टिंग के लिए यूज़ होती हैं और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं, बट अभी तक इनकी डिसएडवांटेज नहीं अवेलेबल हो पाई हैं। हमें नहीं पता इनकी डिसएडवांटेज क्या है, बट अभी हम इनको ह्यूमन यूज़ के लिए अभी यूज़ करने नहीं लगे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। हमारी रिकम्बिनेंट DNA वैक्सीन है, इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ पे जीन आएगा, जनरल नहीं है ये,
टाइपिंग मिस्टेक है। जो जीन इनकोड करता है बहुत सारे मेजर एंटीजन्स को, मतलब ऐसे एंटीजन्स को जो वायरुलेंट होते हैं, जो डिजीज कोजिंग होते हैं, ठीक है, उनको हम किसी ऐसे वायरस या बैक्टीरिया में इंजेक्ट करते हैं जो एटीन्यूएटेड होते हैं, मतलब जो वीक होते हैं, जो इन्फेक्शन कोज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो एटीन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म है उसको एज ए वेक्टर यूज़ किया जाता है अपने पर्टिकुलर डिजीज कोजिंग एंटीजन को उनमें डालने के लिए और एज ए वैक्सीन यूज़ करने के लिए, ठीक है। अब ये क्या करते हैं एंटीजन, ये उन होस्ट कौन है यहाँ पे, एटीन्यूएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एटीन्यूएटेड पैथोजन, उनके अंदर ये रेप्लिकेट करते हैं, डिवाइड करते हैं और अपने प्रोडक्ट को उनमें एज अ पैथोजन एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम वेक्टर वैक्सीन्स में एज अ वेक्टर यूज़ कर सकते हैं, जैसे वैक्सीनिया वायरस, सेनेप्टोपॉक्स वायरस, एटीन्यूएटेड पोलियो वायरस, एडिनो वायरस और एटीन्यूएटेड स्ट्रेन मतलब वीक स्ट्रेन साल्मोनेला के, BCG स्ट्रेन किसका, माइकोबैक्टीरियम बोविस का, ठीक है। ये अलग अलग स्ट्रेन्स हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे अपनी हमारी रिकम्बिनेंट वैक्सीन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। अब इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। ये फ्लो चार्ट है हमारा कि हमने कैसे वैक्सीन या वेक्टर वैक्सीन सबसे पहले यहाँ पे इस मेथड के थ्रू प्रोड्यूस की थी। जो भी हमारी रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स होती हैं उनके क्लिनिकल ट्रायल चलते हैं, सिर्फ ये ह्यूमन बींग्स को नहीं प्रोवाइड की जाती, और इनमें जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो जर्नल हमारा जो नॉर्मल इन्फेक्शन के थ्रू जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमने एक जीन लिया है, हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर जीन लिया है, DNA इनकोडिंग एंटीजन, किसी भी एक पर्टिकुलर पैथोजन का हमने एक ऐसा जीन लिया है जो किसको, एंटीजन को कोड करता हो, ठीक है। तो हमने एक पैथोजन का DNA लिया है और वो DNA सीक्वेंस वो वाला DNA सीक्वेंस है जो किसको कोड करेगा, एंटीजन को कोड करेगा। एंटीजन कौन, जो एक डिजीज कोज कर रहा है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक प्लाज्मिड लिया है, प्लाज्मिड में TK जीन है, यहाँ पे TK है मतलब थाइमिडिन काइनेज जीन, ये थाइमिडिन काइनेज को कोड करेंगे, ठीक है। तो दोनों साइड थाइमिडिन काइनेज जीन है, बीच में यहाँ पे वैक्सीनिया प्रमोटर है, मतलब वैक्सीनिया जीन को की यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए प्रमोटर प्रेजेंट है, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लीवेज साइट, मतलब एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे क्लीव करेगा इस होमोलोगस सीक्वेंस को, वो नॉट होमोलोगस सीक्वेंस, इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को वो आइडेंटिफाई करके यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमने एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ले लिया जिसके थ्रू यहाँ पे कट लगवा दिया प्लाज्मिड में, और हमने DNA को भी कट करवा दिया। अब हमने क्या किया, उस जीन को प्लाज्मिड में इंजेक्ट करवा दिया, ट्रांसफेक्शन हो गया है, मतलब ट्रांसफेक्शन या रिकम्बिनेशन हो गया, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया, क्योंकि यहाँ पे वो जीन है जो एंटीजन को कोड करेगा, वैक्सीनिया प्रमोटर प्रेजेंट है, TK जीन प्रेजेंट है जो हमारा थाइमिडिन काइनेज को कोड करेगा, और ये एक प्लाज्मिड है, मतलब हमने प्लाज्मिड के अंदर अपने एंटीजन को कोड करने वाले जीन को क्या कर दिया, डाल दिया, जिसकी वजह से ये रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसको ट्रांसफेक्शन के थ्रू टिश्यू कल्चर सेल्स में ट्रांसफेक्ट करवाते हैं और वैक्सीनिया वायरस के थ्रू इसको इन्फेक्ट करवाते हैं, ठीक है। टिश्यूज़ की जो सेल है उसमें हम प्लाज्मिड को भी ट्रांसफेक्ट करवा रहे हैं, उसको भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उसको वैक्सीनिया वायरस के थ्रू इन्फेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास एक होमोलोगस रिकम्बिनेंट मिल जाए, हमें होमोलोगस रिकम्बिनेंट हमारे पास आ जाए। हम होमोलोगस रिकम्बिनेशन करवाते हैं तो हम ऐसी साइट पे रिकम्बिनेशन करवाते हैं जहाँ पे ऐसे जीन हैं जो TK जीन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो भी रिकम्बिनेंट वायरस आएगा वो वायरस ऐसा होगा कि उसमें TK नेगेटिव सेल्स होंगी, मतलब वो थाइमिडिन काइनेज को कोड नहीं करेगा। अब हम यहाँ पे BUDR सिलेक्शन करेंगे। BUDR क्या है, ब्रोमो डी ऑक्सी यूरिडिन, ये क्या है, ब्रोमो डी ऑक्सी यूरिडिन है, मतलब कि ये उन्हीं को सिलेक्ट करेगा, ये उसी सेल्स को किल करेगा जो TK पॉजिटिव है, तो जो TK नेगेटिव है वो बच जाएंगी, जो TK पॉजिटिव है वो किल हो जाएंगी। इस तरह से हम अपना रिकम्बिनेंट वैक्सीन या वेक्टर वैक्सीन को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे और इसको हम इंजेक्ट करके एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं।